बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ जाबिर हुसैन। स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ एटम। आज हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे एविडेंस थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ एटम, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ग्रेफाइट की एग्जांपल देखेंगे। आखिर में हम पढ़ेंगे मैसेज ऑफ एटम के बारे में। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम पॉइंट वाइज इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एविडेंस थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे पहले ये समझ लें एविडेंस ऑफ एटम का मतलब क्या होता है। एविडेंस ऑफ एटम का मतलब ये है अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो क्या हम उसे देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एटम बहुत ही स्मॉल है इसलिए हम आम आंख से नहीं देख सकते। सिंपल आइज के ज़रिए नहीं देख सकते, हम लोग सिंपल नेक्ड आई के ज़रिए बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसलिए हमें मुख्तलिफ तकनीक्स और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं इनको देखने के लिए। मैंने दो इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एविडेंस थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, हमने कहा कि हमारे पास सबसे पहले एविडेंस चेक करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, या हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम नाम देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, या हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। लाइट मतलब जैसे ये कॉमन लाइट है, वाइट लाइट, यही सनलाइट, इसी को ही हम यूज करते हैं इस माइक्रोस्कोप में चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। स्टूडेंट, जो लाइट माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ है, वो है हमारे पास 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका साइज इस रेंज में है वो तो हम इसके जरिए देख सकते हैं, जिसका साइज इससे भी स्मॉल है हम उसको इस माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि एटम का साइज इससे बहुत ही स्मॉल है। इसी वजह से सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए या लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम को नहीं देख सकते। लाइट माइक्रोस्कोप एविडेंस देने में फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एटम का साइज क्या है। साइज ऑफ एटम स्टूडेंट, साइज ऑफ एटम का मतलब होता है डायमीटर ऑफ एटम, क्योंकि एटम स्फेरिकल है, लाइक अ सर्कल। इस तरह एक सफेयर से दूसरे सफेयर तक जो डिस्टेंस है वो डायमीटर है, और वो जो साइज है वो हमारे पास है 0.2 नैनोमीटर। अब ये साइज इस रेंज से बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी एटम का साइज मेजर नहीं कर सकते। इस तरह साइज मेजर करने के लिए हम कोई और इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। सेकंड, हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसकी एविडेंस चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। मैंने ये बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर चीजों को देखने के लिए हम इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। आमतौर पे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एटम की वेवलेंथ से, इसलिए हमारे पास थोड़ा बहुत एविडेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम, आपकी बुक के अंदर एक हमारे पास स्केच बना होगा, स्केच कुछ इस तरह बना होगा। इसमें दो तरह के बैंड दिखाए गए हैं,
dark band, bright band. These are called bright band और these are called dark band. स्टूडेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हमने ग्रेफाइट को ऑब्जर्व किया, ग्रेफाइट का थोड़ा सा हिस्सा लिया, यानी ग्रेफाइट ली, उसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा, उसका जो स्केच बना या इमेज बना वो ये बना। ये इमेज, ये जो स्केच है एक्चुअल इमेज से 15 मिलियन टाइम एक्सपेंड करके बनाया गया है, यानी बड़ा करके बनाया गया है। जो असल इमेज है उससे 15 मिलियन टाइम जो है ना हमारे पास ग्रेटर दिखाया गया है। हम यूं कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल इमेज था उससे 15 मिलियन टाइम ये बड़ा करके दिखाया गया है ताकि इजीली आप ऑब्जर्व कर सकें। अब देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें डार्क और ब्राइट बैंड क्यों है। बेसिकली जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट लेयर फॉर्म में होता है। ये देखें हमारे पास ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये उसके बाद तीसरी लेयर है। इस तरह लेयर्ड होती है कार्बन की ग्रेफाइट के अंदर। अब यहां तो कार्बन है, दरमियान में खाली जगह है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये ब्राइट और डार्क बैंड कैसे पैदा होते हैं। हमने अभी कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की बीम डालते हैं। जब हमने ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा और उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की, कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जज्ब की और एनर्जी जज्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। मैंने ये बताया जो हमारे पास कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब उन्होंने जब वो डीएक्साइट हुए, यानी वो जब वापस अपनी पोजीशन पे आए, उन्होंने एनर्जी खारिज की और वही एनर्जी लाइट की फॉर्म में खारिज हुई और उसके ब्राइट बैंड बने। क्योंकि दरमियान में जो खाली जगह थी, एम्प्टी स्पेस थी, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर है, जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे ना एक्साइटेशन होती है ना डीएक्साइटेशन होती है, जिसकी वजह से ये डार्क बैंड अपेयर हुए। इसलिए ये ब्राइट बैंड शो करते हैं कार्बन एटम को और डार्क बैंड शो करते हैं खाली जगह को, एम्प्टी स्पेस को। दीज आर एविडेंस विच आर कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास इसके बाद वर्क आता है एक्सरे का, एक्सरे वर्क। एक्सरे के जरिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्या मालूम किया गया हमारे पास। एक्सरेज वर्क, एक्सरे के जरिए हम फाइंड करते हैं डायमीटर ऑफ एटम। डायमीटर ऑफ एटम फाइंड किया गया। एटम का डायमीटर फाइंड किया गया जो वो था 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10 मीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू पावर 9 के, ये बन जाएगा नैनोमीटर। अब हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो यह जवाब आता है इसका 10 रेज टू पावर -1, क्योंकि ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 10 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा नैनोमीटर। या हम लिख सकते हैं 0.2 नैनोमीटर। दैट्स कॉल्ड डायमीटर ऑफ एटम विच इज फाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे वर्क। अब देखिए हमारे पास इसका जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो है मैसेज ऑफ एटम। अब एटम के जो मैसेज हैं वो किस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। मैसेज ऑफ एटम्स, ये कहा गया जो एटम का मैस है वो एग्जिस्ट करता है 10 रेज टू पावर -27 kg टू 10 रेज टू पावर -25। मैंने कहा जितने भी एटम हैं, तमाम एटम के जो मैस हैं वो इस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारे पास इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू पावर 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू पावर 3 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 24 -24 ग्राम एंड 22 ग्राम। यानी जो एटम की रेंज है, एटम की मैस की रेंज वो होती है 10 रेज टू पावर 20 -24 से लेकर 22 तक। और ये
यूनिट ये जो है बहुत ही स्मॉल रेंज है और ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम यूनिट ये वाला इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी एटम के साइज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं AMU, और एक AMU इक्वल होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये इतने के बराबर होता है हमारे पास। अब हमारे पास इसी AMU को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एटम के मास फाइंड करने के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास AMU इसके इक्वल कैसे आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।